सैलरी के साथ इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से हम अपने खर्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते और हमारी सैलरी में से कोई अमाउंट बचता ही नहीं है। अब बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए क्योंकि जॉब से आप कभी भी खुद को रिच बना ही नहीं सकते। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बड़े बड़े मिलेनियर्स बिलियनियर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं नौकरी की है और अपने पैसों को भी सेव किया है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जॉब करते हुए पैसे सेव कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना, हम उन लोगों के लिए बात करने वाले हैं जिनकी सैलरी काफी ज्यादा कम होती है। क्योंकि अगर मैं हाई पेइंग सैलरी वाले लोगों की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट कर भी रहे हैं और उससे जोड़ भी रहे हैं। और जब हमारी सैलरी हाई होती है तो हमारे पास जो तरीके होते हैं सेव करने के वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। हम अपने तरीके से पैसों का यूसेज डिसाइड कर सकते हैं और उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कम सैलरी की तो उसमें हमारे जो खर्चे होते हैं ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। स्पेशली अगर आप बाहर रहते हो, आउट ऑफ टाउन रहते हो, तो उसमें आपको रेंट भी पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना होता है। तो हमारी सैलरी ना आने से पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पर कितना पैसा देना है। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ बचता है तो उसे भी हम स्पेंड कर ही देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप सबसे पहले सेविंग को प्रायोरिटाइज करोगे और उसके बाद आप बाकी के खर्चों के लिए अमाउंट निकालोगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अगर बात की जाए कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको अपनी सैलरी को डिवाइड करना होगा, यानी कि एक बजट क्रिएट करना होगा जिससे कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करो। ओवर स्पेंडिंग हम उसी सिचुएशन में करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या, यानी कि हम ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें नीड ही ना हो। तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ये पता हो कि आपको किस चीज की नीड है और आपको कौन सी चीज खरीदनी है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप अवॉइड कर सकते हो या फिर अभी आपको जरूरत नहीं है, आप बाद में भी ले सकते हो, तो उन सारी चीजों को आपको अनलिस्ट करना चाहिए और उसके बाद जितनी चीजें बची वहीं आपके बजट में ऐड होनी चाहिए। अब यहाँ से जो आपका अमाउंट सेव होगा वो भी आप सेविंग्स में यूज कर सकते हो। अब अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट्स की, तो डायरेक्टली आपको इन्वेस्टमेंट्स में जंप इन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर हम ऐसे स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में पैर रखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देख के चलना पड़ता है। स्पेशली अगर हमारी पूरी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है और हम उस फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं, तो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पर होती है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जरा सा भी पैसा खोए या फिर उसे लॉस हो। तो उसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होती है जिसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले क्रिएट करना है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो आपको काम आता है इन इमरजेंसीज, क्योंकि अगर आप वो अमाउंट भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, तो जो इमरजेंसी वाला अमाउंट है वो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उस अमाउंट को भी एफडी करा सकते हो ताकि उस पर भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते रहे। अब अगर बात की जाए इमरजेंसी फंड की, तो आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा। अपने 6 मंथ का जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है उतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। अब ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 की बात की जाए तो आपको अमाउंट इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपका इंश्योरेंस भी आ जाए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, अपने लिए फंड रेज कर रखा हुआ है तो वो हमारे काम आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट्स को आप इंश्योरेंस से कवर नहीं कर सकते हो। क्यों? सबसे पहली चीज तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है पैसे को ग्रो होने में, कंपाउंड होने में। तो हो सकता है कि अभी के टाइम पर जब आपको इमरजेंसी पड़े तो उसका जो अमाउंट हो वो स्मॉलर अमाउंट हो। अब अगर आप उसे यूसेज में निकाल भी लेते हो, यानी कि अपने म्यूचुअल फंड्स को, स्टॉक्स को बेचकर आप पैसे निकाल भी लेते इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपका जो है ना वो ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्गर पीरियड में आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल जाते। तो आप क्या कर सकते हो, एक इंश्योरेंस ले सकते हो, बट आपको सिर्फ एक प्लेन टर्म इंश्योरेंस लेना है जिसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम भी ना पे करना पड़े और आपको एक अच्छा खासा कवर भी मिल जाए, जो कि लगभग 2 से 3 करोड़ का होता है। अब ये तो हमने बात कर ली लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस की। अगर बात की जाए फैमिली की, तो फैमिली के लिए भी इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली के लिए आप क्या कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। इंडिया में ना मेजॉरिटी ऑफ लोग अपना पैसा इसीलिए गवा देते हैं
क्योंकि उनका जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वो मेडिकल्स पे ही चला जाता है। अगर अच्छे हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है, दवाइयाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए अपनी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। अब ये तो हो गई स्टेप 1। स्टेप 2, उसके बाद अगर बात की जाए स्टेप 3 की, तो अब स्टार्ट होता है आपका इन्वेस्टमेंट, जो आपको करना है डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स में। अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में ये प्रॉब्लम होती है, जब हम बिगिनिंग लेवल पर होते हैं तो हम डायरेक्टली स्टॉक्स को चूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हमें स्टॉक के बारे में पता नहीं होता। अब यहाँ पर लोग क्या गलती कर बैठते हैं, सजेशंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको सजेशंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स के साथ, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत भी ना हो और आपकी जो रिटर्न्स है वो कंटिन्यू होते रहें। अब मैं अगर बात करूं इंडेक्स फंड की, तो आप वहां पर लार्ज कैप इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका जो कैपिटल है वो छोटा भी होगा और साथ में आपका जो कैपिटल है वो आपको सेव करके भी रखना है। आप इस पर ज्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकते हो अगर आपकी सैलरी कम है तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर टॉप कंपनीज होती हैं जिनका डूबना बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो उस कंपनी को निकाल कर दूसरी कंपनी को ऐड ऑन कर दिया जाता है। इससे आपके रिटर्न्स बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होते हैं। और हाँ, अगर मैं बात करूँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को आज तक बीट नहीं कर पाया। हो सकता है कि कभी कभार किसी स्टॉक ने बीट कर दिया हो, बट यस, अब म्यूचुअल फंड में भी ज्यादातर लार्ज कैप वाले स्टॉक्स ही होते हैं। तो अगर आप इंडेक्स फंड को चूज करते हो तो वहां पर आपके चार्जेस भी कम लगेंगे और आप डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर पाओगे। आपको किसी भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। अब मैं अगर बात करूँ सबके प्रेफरेंस की, तो हर किसी का प्रेफरेंस अलग होता है। अब ये भी हो सकता है कि आपने एक अच्छा स्टॉक चूज करके रखा हो और आप उसी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, स्टॉक में भी चूज कर सकते हो, बट यस, उसको फंडामेंटली एनालाइज करके कि वो कंपनी कैसी है, क्या मैनेजमेंट है, क्या आपने कभी उसके प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, कंपनी ट्रस्टेबल है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें देख के ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। अब अगर बात की जाए सैलरी में से कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको 20% अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपकी सैलरी आएगी आप उसमें से 20% अमाउंट ऑलरेडी निकाल कर SIP करा सकते हो, या फिर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनने के लिए SIP स्टार्ट करो ऑटोमेटिक डेट के साथ, कि जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होगी आपकी SIP डिडक्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिसिप्लिन से चलता भी रहेगा और आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब अगर बात करें कि यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट्स तो कर ली, अगर आपकी सैलरी कम है तो आप उसे बढ़ाने पर भी ध्यान दो, क्योंकि सिर्फ पैसिव इनकम ही आपको अमीर बनाने में नहीं हेल्प करेगी, आपको एक्टिव इनकम की भी बिल्कुल जरूरत होती है। अब आप एक्टिव इनकम कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बाय इंक्रीजिंग योर स्किल्स। आज के टाइम पर आप कोई भी स्किल फ्री में सीख सकते हो फ्रॉम यूट्यूब, और यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो उन स्किल्स को सीख कर आने वाले टाइम में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, क्योंकि हर किसी को अलग अलग स्किल्स की आज के टाइम पर जरूरत जरूर है। और आप तो एक ऐसे एरा में पैदा हुए हैं जब वहां पर किसी को भी डिप्लोमा से या फिर किसी को भी ग्रेजुएशन कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ चाहिए स्किल। तो अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है तो आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। आई होप आपको एक वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी कि आपको अपनी सैलरी को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। सो एट लास्ट आई होप आपको एक लर्निंग मिला होगा कि कैसे आपको अपनी सैलरी को मैनेज करना चाहिए, ताकि आप ओवर स्पेंड ना करो और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सको। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि हर किसी तक पहुंच सके। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।